गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हम लोग इस करंट के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार है, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं सेशन में। देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं। फर्स्ट है स्वदेशी कैंसर टी सेल थेरेपी के द्वारा एक मरीज जो है जिसको क्या है कैंसर मुक्त हो चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, किस प्रकार का ये सेल है। CAR, ओके, यानी कैंसर टी सेल, ओके, एंड डेवलप्ड बाय इम्यूनोएक्ट IIT Mumbai and Tata Memorial Hospital, okay, IIT Mumbai and Tata Memorial Hospital, okay, हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और अभी तक एक्चुअली इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। और इससे अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 15 कैंसर patients have been treated, okay, 15 cancer patients have been treated by this therapy in India, जिसमें से कि ऐसा माना जा रहा है कि 3 पेशेंट्स की जो है काफ़ी सक्सेस हुई है। ठीक है, 3 पेशेंट्स को काफ़ी सक्सेस में माना जा रहा है कि बिल्कुल इनका जो उसको एक सेल जो कोशिका के तहत तक जाकर इसको समाप्त किया गया है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने के लिए है कि 15 कैंसर पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड बाय दिस थेरेपी, आई मीन कैंसर टी सेल, ओके, इन इंडिया। एंड ये भी है कि 3 पेशेंट्स जो है ऑलरेडी इसमें क्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए था केवल। अब यहाँ पे बात आती है कि इस थेरेपी के द्वारा, ठीक है, ये थेरेपी जो क्या करती है, ये थेरेपी करती क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस थेरेपी के द्वारा आप जो देख रहे हैं बीटा सेल, ओके, बीटा सेल, दिस थेरेपी इज ए ट्रीटमेंट फॉर बीटा सेल कैंसर्स, ओके, बीटा सेल्स कैंसर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए सच एज जैसे ल्यूकामिया एंड लिम्फोमा, ओके, लिम्फोमा, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो इस सेल्स के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। तो दिस थेरेपी ट्रीटेड बाय क्या हो जाएगा, बीटा सेल्स कैंसर, ओके, दिस थेरेपी इज ए ट्रीटमेंट फॉर बीटा सेल्स कैंसर सच एज जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमिया हो गया, इस प्रकार के जो कैंसर्स के इसमें इलाज जो है की जाती है। ओके, नाउ अगर आप बीटा सेल को लेकर के समझना जाए, बीटा सेल क्या है, तो बीटा सेल्स पेशेंट्स अगर आप देखेंगे तो मोर देन, ठीक है, इसके माध्यम से पेशेंट्स जो रेट ऑफ मोर देन एज ऑफ, या फिर आप इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं, पेशेंट्स ऑफ मोर देन एज ऑफ अप्रॉक्स आप देखें तो 15 ईयर्स सफरिंग, ठीक है, इस डिजीज से जो पेशेंट्स होते हैं मोर देन एज ऑफ 15 ईयर्स सफरिंग फ्रॉम बीटा सेल्स कैंसर्स, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम बीटा सेल्स कैंसर्स, यानी किससे, तो 15 वर्ष से जो अधिक के हैं, ओके, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एज, सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेल्स कैंसर्स, आई मीन बीटा सेल्स कैंसर्स, ओके। और अभी वर्तमान में आप भारत में करीब 30 ऐसे अस्पताल है जहां पर इसका आप इलाज जो है करवा सकते हैं। ठीक है, 30 अस्पतालों में आप इलाज करवा सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। RBI ने लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। तो हम लोग लगातार देख रहे थे RBI को लेकर के कितना बोला गया है कि अभी भी, यानी इसे चेंज कब किया गया था, इसे चेंज किया गया था इन लास्ट ईयर फैब में, इसे चेंज किया गया था, यानी 6.5% था लास्ट ईयर फैब में। लास्ट ईयर का मतलब हो गया इन 2023 के फैब में। और अभी भी अगर देखा जाए तो क्या कर दिया गया, रेपो रेट को एज इट इज, यानी इसे चेंज नहीं किया गया, अनचेंज्ड है ये, अभी भी क्या है, यह अनचेंज्ड, यानी रेपो रेट कितना है, 6.5%। बात की जाए अगर रिवर्स रेपो रेट की तो कितना है, 3.35%, ओके। इसके अलावा SDFR यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की अगर बात की जाए तो ये करीब कितना है, 6.25%, ओके। SLR कितना है, 18%।
CRR कितना है 4%। ओके, एंड रियल जीडीपी ग्रोथ अगर बोला जाए, रियल जीडीपी ग्रोथ तो कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, अनुमान कितना लगा रहा है, अप्रोक्स 6% का। ओके, फॉर 2024-25 ओके हैज बीन प्रोजेक्टेड एट अप्रोक्स 7%। ओके, अराउंड कितना है 7% का प्रोजेक्ट यानी अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये हो गई। नाउ इसमें एक और रेट लिख लें, MSF मैंने नहीं लिखा है, बैंक रेट प्लस MSF, ये हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे और सबसे अधिक होता भी है, तो ये है आपका 6.75%। तो इसे क्वेश्चंस जो है पूछ लिया करता है, जैसे अभी रेपो रेट जो है आपका अनचेंज्ड है, तो ये पूछ सकता है कि लास्ट कब 6.5% कब क्या गया था, तो लास्ट ईयर था यानी 2023 में था, जो अभी भी एज इट इज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ड्रोन पायलटों को उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तेलंगाना राज्य विमानन अकादमी द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अब समझ लेते हैं किसके लिए है, तो ये ड्रोन पायलटों के लिए है ना। और करना क्या है, ड्रोन पायलट को उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, उन्नत यानी हम कह सकते हैं कि एडवांस ट्रेनिंग है ना, क्या बोल सकते हैं, उन्नत प्रशिक्षण यानी एडवांस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, एडवांस ट्रेनिंग किसके लिए किया गया है, एडवांस्ड ट्रेनिंग, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग फॉर ड्रोन पायलट्स के लिए, ठीक है। नाउ तो क्या किया गया है, MOU किया गया है, MOU साइंड बिटवीन, किसके बीच में है और कहाँ किया गया है, ये MOU साइंड कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है, इन हैदराबाद। ओके, MOU साइंड इन हैदराबाद। ओके, इन हैदराबाद किसके किसके बीच में है, बिटवीन तेलंगाना स्टेट, क्या बोला जा रहा है, स्टेट एविएशंस एकेडमी। ओके, और किसके बीच में है, इसके साथ और कौन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग ऑफ इसरो, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो और इसके डायरेक्टर कौन है, NRSC, ठीक है, NRSC। और ये क्या है, तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी। इन दोनों के बीच में समझौता किया गया, क्यों किया गया है, तो एडवांस ट्रेनिंग फॉर ड्रोन पायलट्स के लिए, ठीक है। नाउ कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है, इसको ध्यान रखना है। नाउ इसका डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं प्रकाश चौहान, ठीक है, प्रकाश चौहान इसके डायरेक्टर हैं, किसके, तो NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्रकाश चौहान। ओके, नाउ और अगर बात की जाए कि इसका कौन है CEO, तो SN रेड्डी। तो इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, MOU किया गया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में MOU हो गया है। एक्चुअली अभी इन दिनों चल क्या रहा है ना, कि काफ़ी अधिक संख्या में देखा जाए तो ड्रोन को लेकर के इसकी उपयोगिता, इसका यूजेस कह सकते हैं या इसकी उपयोगिता जो कह सकते हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। जैसे अगर आप कुछ पॉइंट्स, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को नमो ड्रोन दीदी के बारे में बताया था, नमो ड्रोन दीदी है ना, जो मोदी जी जिनके द्वारा इनाग्रेशन भी किया गया था, नमो ड्रोन दीदी मिशन शक्ति के तहत ये भी शामिल है। होता क्या है कि महिलाओं को भी ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यूजेस काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे अगर आप इसका एक फर्स्ट यूज देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि स्पोर्ट खेतों में, जैसे जो किसानों को अगर आप देखें इसके यूज़ के बारे में, तो आप देखेंगे कि किसान क्या करते हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज़ क्या कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देख लेते हैं। चलिए इसको इसके क्या पॉइंट्स को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसके यूज़ को देखें तो सभी क्षेत्र में, ठीक है, ड्रोन के यूज़ की अगर हम बात करें तो सभी क्षेत्रों में इसके यूजेस क्या है, बढ़ गए हैं ड्रोन के यूज़, है ना। इसका जो सभी सेक्टर्स में यानी इन ऑल सेक्टर्स इसके क्या हो गए हैं, यूज़ जो है बढ़ गए हैं इन ऑल सेक्टर्स में, ड्रोन को लेकर के, ड्रोन यूज़ इन ऑल सेक्टर्स। जैसे अगर बात की जाए तो क्या होगा,
खासकर कहाँ पर देखा जाए तो खास करके कहाँ पर, खेतों में। ठीक है, खेतों में क्या करते हैं, स्पेशली अगर बात की जाए खेतों में, तो किसान इसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। इसके लिए ही जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे नमो ड्रोन दीदी को, इसे ही लाया गया कि इसके तहत भी जो महिलाओं की नियुक्ति की गई, उनको सिखाया जा रहा था। करीब 15 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, जिसमें 10 दिन इनको ये बताया जाता कि आपको खेतों में कितना छिड़काव करना है, कितने उर्वरक की मात्रा देनी है, और 5 दिन इनको ड्रोन चलाना सिखाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार की इनकी ट्रेनिंग थी। इसके अलावा सपोज अगर आप किसी कृषि में खुद संलग्न नहीं होना चाहती हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, उस ड्रोन को आप किराए पे भी दे सकती हैं। तो इससे भी आपको क्या होगा, एक आर्थिक मदद मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं में होगा। तो ये एक चलाई गई थी। तो इसके यूजेस जो है, इन दिनों ड्रोन के यूज काफी बढ़ गए हैं, है ना, विभिन्न सेक्टर्स में, यानी इन ऑल सेक्टर्स आप देखेंगे तो ड्रोन के यूज बढ़े हुए, स्पेशली अगर खेतों में किसानों के माध्यम से देखा जाए। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी इसकी भूमिका है, यानी रोजगार के क्षेत्र में भी ड्रोन के माध्यम से। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया कि किराए पे अगर दे रहे हैं तो ये भी एक रोजगार ही हो गया। तो इस प्रकार से इसके यूज जो है काफी बढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अल्जोस बैकनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसमें केवल हेडलाइन ध्यान रखेंगे, इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। मैं पहले भी बताया है और अभी भी बोल रही हूँ, इन दिनों इन 6 महीने में जहाँ जहाँ भी नए प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई हो, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हेडलाइन। बाकी कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी, बस इतना ध्यान रखें कि इसकी राजधानी अस्ताना। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ है कजाकिस्तान की, तो अस्ताना। बस नेक्स्ट है, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो किसके लिए बोला गया है, किलकारी एवं मोबाइल एकेडमी का महाराष्ट्र एवं गुजरात। ठीक है, कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है आपके गुजरात और महाराष्ट्र में किलकारी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे किस के तहत है ये, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत। ओके, किसके तहत है यह, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत। कहाँ कहाँ किया गया है, गुजरात में और महाराष्ट्र में किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ओके, नाउ चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किलकारी किस प्रकार का यह प्रोग्राम है। तो किलकारी, ठीक है, किस प्रकार का प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा, इज ए सेंट्रलाइज्ड इंटरएक्टिव। ठीक है, ये किस प्रकार का है, सेंट्रलाइज्ड इंटरएक्टिव। सेंट्रलाइज्ड इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। ठीक है, वॉइस रेस्पॉन्स यानी IVR। ठीक है, बेस्ट किस पे बेस्ट है, सेंट्रलाइज्ड इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, बेस्ट किस पर है ये, बेस्ट किस पर है, तो यह मोबाइल हेल्थ। ओके, मोबाइल हेल्थ सर्विस, मोबाइल हेल्थ सर्विस। ओके, दैट डिलीवर्स, क्या होगा, फ्री वीकली टाइम एप्रोप्रिएट AV मैसेजेस। ओके, AV मैसेजेस अबाउट, किसके लिए मैसेज दिया जाता है, प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड चाइल्ड केयर टू बेनिफिशरीज, जो लाभार्थी होंगे उनको बेनिफिशरीज, है ना, फॉर मोबाइल फोन्स। तो ये है आपकी किलकारी योजना। ठीक है,
किलकारी योजना क्या है, किसके किसके है, तो यह सेंट्रलाइज्ड इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड मोबाइल फोन कह सकते हैं मोबाइल हेल्थ सर्विस, क्योंकि इसको मोबाइल के माध्यम से जो है इसको जो आपको सूचनाएं दी जाती है, जैसे डिलीवरीज फ्री होगा, वीकली टाइम अप्रोप्रिएट एवी मैसेजेस अबाउट प्रेगनेंसी हो गए, डिलीवरी हो गई, या किसी भी नवजात का जन्म होता है, या चाइल्ड केयर को लेकर के किलकारी के तहत जो है आप देखते होंगे अगर आपके घर में कोई भी सिस्टर हो या कोई रिलेटिव्स में आप देखेंगे कि एक मतलब आंगनबाड़ी से जो है ऐसे या किलकारी योजना के तहत जो है कॉल आती है, जो बच्चों के बारे में बताते हैं, अवेयर करते हैं कि बच्चों को ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो ये एक सुविधा है किलकारी को कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में इस किलकारी कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। बेसिकली अगर बहुत आसान शब्दों में इसको समझना हो तो केवल इतना ध्यान रखें कि इसके द्वारा आपको जैसे महाराष्ट्र और राज्य गुजरात में किया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कॉल आएगी, है ना, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम की तरफ से कॉल आएगी कि आपका बच्चा 1 महीने का हो गया है, अब आप उसे, या गर्मी का टाइम रहेगा तो ऐसा कुछ बताया जाएगा कि 1 महीने का बेबी है तो आपको उसको क्या करना है, ग्राइप वाटर देना है या गुनगुने पानी देने हैं या वॉट किसी भी प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं, या बच्चा 6 महीने का हो गया है तो आप उसको पालक वगैरह दें, हरी सब्जी दें। तो इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो दिए जाते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको बताया जाता है क्या करना है, नहीं करना है। तो ये एक प्रकार की जो है इसकी जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो एक किलकारी ऑलरेडी चल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ हो गई। और इसका ऐसा बोला जा रहा है कि मैंने अभी कहा ना कि ये जो कार्यक्रम है जैसे दिल्ली वगैरह एरिया में चल रही है कार्यक्रम, तो अगर अभी तक देखा जाए तो करीब 18 स्टेट्स और यूटीज में, ठीक है, स्टेट्स एंड यूटीज में ये जो कार्यक्रम है ये कार्यरत है। ओके, इतने से। और ये क्या है, एक फ्री ऑडियो ट्रेनिंग स्कीम है। ठीक है, इसके माध्यम से बस इतना समझना है कि ये है क्या, तो एक फ्री ऑडियो ट्रेनिंग स्कीम। जस्ट मिनट मैं लिख दे रही हूँ, ये क्या है, एक फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स है। ठीक है, फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स घर बैठे बैठे आराम से मिल जाएगा। और इससे क्या होता है, जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, आशा कार्यकर्ता, उनको भी अपना एरिया, जैसे आप ये देखेंगे, इनको भी एक नॉलेज का गेन करने का, एक्सपांड करने का, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी नॉलेज लेवल भी और इससे वाइड हो जा रही, क्योंकि क्या है, एक फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स है ना। ऑडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आशा कार्यकर्ता, यानी इसको बोला जाता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्टिविस्ट, ओके, आशा। ठीक है, इनके ज्ञान को और विस्तारित करने के लिए इस प्रकार का योजना जो है यह चलाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इनकी भी कम्युनिकेशन जो है और बेटर हो जाएगी, इनकी भी कम्युनिकेशन जो है और बेटर हो जाएगी उनके मोबाइल फोन के माध्यम से। ठीक है, तो यही है आपका किलकारी योजना। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ECI के द्वारा शरद पवार गुट को एक नया नाम आवंटित किया गया। ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इसके द्वारा कौन सा नाम दिया गया है, NCP। क्या नाम दिया गया है, NCP शरद चंद्र पवार। क्या नाम दिया गया है पार्टी को, एक नया जो नाम दिया गया है, क्या है, NCP शरद चंद्र पवार। ओके, यह नाम दिया गया है NCP शरद चंद्र पवार। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ किया है, नई दिल्ली में। अब बात आती है किसको लेकर के, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको क्या, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, किसकी, तो सॉरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या की गई, एक सबमिट की गई। ओके, नाउ अब इस समिट को जो ऑर्गेनाइज्ड किया गया, एक्चुअली सबसे पहले क्या बोला गया है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा।
ठीक है, जगदीप धनखड़ जी, ये ध्यान रखेंगे, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो की गई है, तो ये किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड बाय टेरी, ठीक है, टेरी, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, ओके, न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। और ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, इन 1974 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जिसे टेरी का मतलब क्या होता है, टेरी का अगर फुल फॉर्म लिखना हो तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ओके, इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे पहले क्या बोला जाता था, पहले क्या था, यानी फॉर्मर क्या था, पूर्व में इसको क्या बोला जाता था, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता था पहले, ओके। और इसकी थीम क्या, इसी के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, यानी सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व, ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई, इसलिए यहां पर एक जगदीप धनखड़ जी एक कोटेड भी किए, महात्मा गांधी को कोटेड करके इन्होंने एक लाइन भी कहा था, द अर्थ हैज एनफ एनर्जीज, ठीक है, यानी मतलब कहने का मतलब ये कि द अर्थ हैज एनफ एनर्जी फॉर नीड्स, यानी आप ये कह सकते हैं, इन्होंने जो कोटेड किया था, द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स, ठीक है, लेकिन ये मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी के पास जरूरत के लिए सभी के, पृथ्वी के पास जरूरत के लिए सभी के लिए है, ठीक है, द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स, ओके, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड्स, यानी लालच के लिए नहीं है, सभी के लालच के लिए नहीं है, लेकिन सभी की जरूरत के लिए अर्थ के पास है, कहने का मतलब ये है। और इन्होंने कोटेड किया था महात्मा गांधी को। नाउ कम टू द नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का लोगो, एंथम, शुभंकर, जर्सी और टॉर्च असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में लॉन्च, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सॉरी, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब खेला गया था, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब लॉन्च किया गया था, 2020 में, ठीक है। एंड थर्ड वाला भी खेला गया है 2023 में, जून में संपन्न हुआ है थर्ड वाला भी। नाउ अब 2018 से अगर बात की जाए तो अब तक 11 जो है खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं, अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं अगर 2018 से हम लोग देखें तो, जिसमें आपके 5 हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 हो चुके हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तीन क्या हुए हैं, 3 है आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये जो आप देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, तो 5 3 8 हो गया। और 3 कौन सा हुआ है, और 3 है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, विंटर गेम्स। तो ये करीब करीब आपके इतने सारे जो हैं ये हो चुके हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक जिस पर हम लोग चर्चा कर रखे थे, यह क्या हो गया, उत्तराखंड से पारित हो चुका है और उत्तराखंड ऐसा पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये इस पे हम लोग काफी चर्चा कर रखे थे, ठीक है। इस पे लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि राज्य की या एसटी पर लागू नहीं होगा, जो राज्य की
एसटी यानी अनुसूचित जनजाति हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें इसकी जो की फीचर्स बोल सकते हैं या मुख्य विशेषताएं बोले तो जो आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ओके, ये हो गए। इसके तहत आने वाले जो भी शादी और तलाक इनकी जो प्रथाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हलाला, इद्दत, 3 तलाक, ठीक है, 3 तलाक, ये सब पर क्या कर दिया गया, इस सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले। नाउ विवाह की जो कानूनी उम्र है, कुछ स्पेशल जो इस पे हम लोग चर्चा नहीं किए थे क्योंकि ये तो अभी जब बिल पारित हो गया उसके बाद आया है ना। इसके पहले तो हम लोग चर्चा इस पे काफी कर रखे थे, समान अंग क्या है, कैसे लागू किया जाता है, तो ये हो गई। अब विवाह को लेकर के जो बात की गई है, जो कानूनी उम्र है वो मेल की कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स, ठीक है, फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। तो ये तो बिल्कुल एज इट इज है, सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। नाउ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है, उस प्रकार के जो कपल्स हैं उनको क्या करना है, कंसर्न्ड रजिस्ट्रार, ओके, कंसर्न्ड रजिस्ट्रार से क्या करेंगे, वो लिविंग रिलेशन में वाले कपल्स जो है कंसर्न रजिस्ट्रार से स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप जो है वो डिपॉजिट करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप का जो है वो डिपॉजिट करेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, ये इसको डिपॉजिट करेंगे। क्यों किया गया है, क्योंकि जब लिविंग में रहने के बाद में क्या किया जाता है, रेप का भी ब्लेम किया जाता है। तो इन सभी को देखते हुए बोला गया कि जो लिविंग में रहते हैं वो क्या करेंगे सॉरी, कंसर्न रजिस्ट्रार से संपर्क करके स्टेटमेंट यानी पूरे विवरण देंगे, इसकी डिपॉजिट करेंगे। और अगर वो डिपॉजिट सपोज नहीं करते हैं, अगर ये डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, अगर वो नहीं करते हैं तो 1 मंथ जो है इनको मतलब स्पेंड करना होगा, जैसे समय दिया गया है 1 मंथ के बाद इनको सजा दी जाएगी 3 मंथ्स की, ठीक है। अगर वो डिपॉजिट नहीं करते हैं तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अगर ये डिपॉजिट नहीं करते हैं सपोज, ओके, 1 मंथ स्पेंड हो जाने के बाद क्या किया जाएगा, इनको सजा का प्रावधान है, सजा दिया जाएगा। और सजा क्या है, तो 3 महीने की जेल है, ठीक है, 3 मंथ्स की जेल है, 3 महीने की जेल है, या 10,000 रुपए का जुर्माना है, या इसमें से दोनों हो सकता है, जेल और सजा दोनों हो सकती है। ये इसके अंतर्गत एक प्रावधान जो है किया गया है। तो ये एक अच्छी प्रावधान है। और इसके तहत जो सपोज लिव इन में रहते हैं और जो बच्चे के होने की स्थिति में उसे नाजायज नहीं बोला जाएगा, ठीक है, उसे लीगल चाइल्ड नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो लीगल है या ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें एक बहुत अच्छी चीजें की गई है, ओके। समान नागरिक संहिता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यूनिफॉर्म सिविल कोड संकल्प से क्या हो गया, पारित हो गया। तो नाजायज बच्चों की अवधारणा को क्या कर दिया गया, समाप्त, क्योंकि इसको लेकर के भी केस काफी आ रहा था बहुत साल पहले, एंटी तिवारी को लेकर के भी केस जो है मुद्दे में बहुत छाया हुआ था। तो ये सब चीजें जो है इसके तहत ये समाप्त हो जाएंगी। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। अनुभवी पत्रकार और साहित्यकार ने पुरस्कार विजेता फारूक नाजिक का क्या हो गया, निधन हो गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मियां ओका को 5 फरवरी को भारत के लिए एडीबी के देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिए, इसको किया गया है मियां ओका, एडीबी अपॉइंट्स मियां ओका एज न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, ठीक है। नाउ अब एडीबी को लेकर के बस इतना ध्यान रखिए कि एडीबी जो है यह भारत का, सॉरी, एडीबी, ठीक है, एडीबी क्या है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा ठीक है, एडीबी का क्या है, भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा, 4th जो है सबसे बड़ा शेयर धारक, सबसे बड़ा शेयर धारक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ सेकंड क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा है, चलिए बस इतने इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा
इतना काफ़ी है। बाकी एडीबी को लेकर के ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो एडीबी हुआ है 1969 में और 68 इसके मेंबर्स हैं, प्लस इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला है, फिलीपींस मनीला। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 150 स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। बस इसमें इतना ही हेडलाइन ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का विधेयक जो है पारित कर दिया है, जो अब तक पारित नहीं था। ठीक है, अब तक ऐसा आरक्षण का प्रावधान उसमें नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, स्थानीय निकायों का मतलब हो गया कि कहां कहां किया गया है, पंचायत में किया गया है, नगर पालिका एंड नगर निगम, नगर निगम में किया गया है। इन दोनों में जो संशोधन किए गए हैं, जो विधेयक लाया गया है वो 2000 में संशोधन करके और इसमें लाया गया है 1989 का। ठीक है, तो क्या किया गया है, इस पे ओबीसी के लिए कोई अब तक इसमें पंचायत में जो है क्या स्थानीय निकाय में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण अभी तक नहीं था। अब लेकिन क्या किया है, आरक्षण करने का, पारित करने का विधेयक जो है पारित कर दिया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। ठीक है, बीमस्टेक को लेकर के, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर बस इतना ध्यान रखें कि बे ऑफ बंगाल, बीमस्टेक का मतलब क्या हो गया, बीमस्टेक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, यानी बीमस्टेक, जिसकी बात की जाए स्थापना कब की गई है, 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 97 में। और कौन सा घोषणा पत्र के द्वारा, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, डिक्लेरेशन इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किस प्रकार का है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसका है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, इसके मेंबर्स कौन कौन है, इसके मेंबर्स को ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान हो गया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये इसके क्या है, मेंबर्स हैं, ये इसके मेंबर्स है। ओके, तो ये हो गई आपकी बीमस्टेक, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज के सवाल क्या क्या हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। 5 फरवरी को भारत के लिए एडीबी के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हाओ मियाज़ाकी, मियाओका, ताकेशी कितानो, मसाकी कोबायाशी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मियाओका। कम टू द नेक्स्ट। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हासिल करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी में डैश द्वारा विकसित किया जाएगा, ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी कानपुर एंड डी आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी मद्रास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का विधेयक पारित किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, इसे केवल पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इसमें बोला है सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह ध्यान रखिएगा, लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का विधेयक पारित किया, जो अब तक वहां पर नहीं था, पंचायतों वगैरह में नहीं था। बोल रहा है कि जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 89 के कुछ जो अधिनियम है उसमें यह संशोधन करना चाहता है। तो ये बिल्कुल सही है,
ठीक है। अन्य बोल रहा है कि इसे केवल पंचायत में, तो पंचायत में नहीं, इसके साथ साथ नगर निगम, नगर पालिका में भी जो है क्या की जाएगी, आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित किया गया है। तो राइट आंसर क्या, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम ये दोनों यहाँ पर शामिल है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक यहाँ पर सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप के किस संस्करण का शुभारंभ किया है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंड डी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो की जा रही है, इसका किसके द्वारा किया गया है? उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका इनाग्रेशन या उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, गान, शुभंकर, जर्सी और मशाल कौन लॉन्च करेगा? ए युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो केवल दो आंसर सही है, फर्स्ट रॉन्ग है क्योंकि उत्तराखंड दूसरा नहीं, यह पहला राज्य है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फारूक नाजकी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? समाज सेवक, वैज्ञानिक, पत्रकार, फिल्म निर्देशक। तो ये क्या थे? एक पत्रकार थे। स्वदेशी कैंसर टी सेल थेरेपी से पहला मरीज कैंसर मुक्त हुआ, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताएं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने अक्टूबर 23 में नेक्स कार 19 सेल थेरेपी के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी दी। थेरेपी में कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से पुनः प्रोग्राम करना शामिल है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सी आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को डैश पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। ए 5.5%, 6.5%, 4.5% एंड 7.5%। राइट आंसर बी। ध्यान रखिएगा ये लगातार छठी बार है। ओके, नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने अजित पवार की गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है। एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू की गई है। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल लॉन्च किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा यमुनानगर में 800 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्वीकृत किया गया। आरईसी लिमिटेड ने सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसिड AAA अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता है। ईरानी सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक समूह को 6 बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने जल संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद के सालारजंग में रखी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ड्रग्स के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा अहमद बिन मुबारक को यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को। ठीक है, नाउ किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार अर्जित किया है? आरईसी लिमिटेड। समाचारों में देखा गया शब्द उल्लास किससे संबंधित है? न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम से। उल्लास मेले का उद्घाटन राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में किया गया। उल्लास का पूर्ण रूप क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आध्यात्मिकता और सेवा के प्रति समर्पण के लिए केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा विमोचित पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम के लेखक कौन है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। उड़ीसा में किस बस स्टैंड का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा? बारामुंडा ISBT। एराटोस्थेनीज नामक नई खुली पानी के नीचे की घाटी कहाँ स्थित है? साइप्रस के तट के पास। 15 फरवरी को सेना के उप प्रमुख का पदभार संभालने वाला लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। महिला जनांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस की थीम क्या थी? उसकी आवाज उसके भविष्य।
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में सत्तर नडेला और सुंदर पिचाई जैसे आंकड़ों को पछाड़कर किसने विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया? मुकेश अंबानी ने। तो ये हो गई आज की क्लास के इंपॉर्टेंट इश्यूज। मिलते हैं फिर टुमारो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।